शहर के श्री कृष्ण नगर की बेटी निश्चिया ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में पाया 43वां स्थान। जज बनने से परिवार में है जश्न का माहौल, जिले का बढ़ाया उसने मान। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के पद पर बहाली के लिए ली गई 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में औरंगाबाद के श्री कृष्ण नगर की निश्चिया ने भी सफलता का परचम लहराया है। निश्चिया ने पहले ही प्रयास में ही यह सफलता हासिल की है। निश्चिया के पिता नीलमणि कुमार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि मां रंजू कुमारी नियोजित शिक्षिका हैं। निश्चिया की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और सभी उसे बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। सोमवार की शाम 5 बजे निश्चिया ने बताया कि उसने 10वीं तक की पढ़ाई औरंगाबाद के डीएवी स्कूल से पूरी की और इंटर बिहार बोर्ड से की है। बाद में क्लैट की परीक्षा पास कर बेंगलुरु के केएलई कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, जहां उसने पूरे यूनिवर्सिटी में चौथा स्थान प्राप्त कर बिहार की योग्यता को स्थापित किया। फिर उसने अहमदाबाद के नेशनल लॉ कॉलेज से एलएलएम किया और फाइनल परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद जेआरएफ नेट की परीक्षा को भी क्वालिफाई किया। इतना ही नहीं, फिलहाल पटना विश्वविद्यालय में साक्ष्य और संविधान पर शोध करते हुए उसने पीएचडी किए जाने की बात भी साझा की। इन सब के बावजूद इस बेटी ने बिहार जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आते ही फॉर्म फिलअप कर दिया। लगन से पढ़ाई करने के बाद पीटी और फिर मेंस तथा इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट में जब वह 43वें नंबर पर आई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी सफलता से बेहद खुश है और इसका श्रेय उसने अपने माता पिता तथा पूरे परिवार को दिया है। सबने मिलकर उसका मार्गदर्शन किया। इधर अपनी बेटी की सफलता से निश्चया के पिता बेहद ही खुश हैं। उन्होंने बताया कि शुरू से ही न्यायिक सेवा में जाने का इसने संकल्प ले रखा था और आखिरकार इसने अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत इस सफलता को हासिल भी कर लिया। निश्चया के दादा भी इस सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं और वे कहते हैं कि जब पोती ने लॉ की पढ़ाई शुरू की तो उसी वक्त से मुझे यह उम्मीद थी कि यह होनहार बच्ची एक न एक दिन कुछ ऊंचा मुकाम जरूर हासिल करेगी और उसने नाम के अनुरूप जो निश्चय किया उसमें सफलता प्राप्त की। निश्चया ने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर ईमानदारी से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। उसने कहा कि लक्ष्य से भटकाव पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। निश्चया ने कहा कि उसकी कोशिश होगी कि न्याय सबों के लिए सहज और सुलभ हो। सबसे पहले आपका धन्यवाद। अच्छा लग रहा है और शुरू से टारगेट फिक्स करके कि हमको लॉ सेक्टर में ही काम करना है और न्यायिक सेवा में ही जाना है, ये शुरू से एम बना हुआ था। जब मैट्रिक थी, +2 की थी, तो हम लोग चाहते थे कि बढ़िया साइंस के स्टूडेंट थे कि आईआईटी करो, तो दो तो नहीं एग्ज़ाम नहीं देंगे। ज़बरदस्ती भी दिलवाए थे तो एक 2 नंबर से इसको ये छोड़ दी थी। था ही नहीं कि हमको उसमें जाना है, एकदम एम सेट था कि हमको यही करना है। आपके परिवार में अधिकतर लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं, उसके बाद भी चेंज कैसे हुआ? वो प्रशासनिक सेवा का ये देख लिए बहुत नज़दीक से कि बहुत उसमें बेचैनी है और बहुत सा जो न मन है वो भी काम करना पड़ता है दूसरे के दबाव में, और वो चीज़ ये नहीं करना चाहती है। आमतौर पर आज देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। आपने लड़की को काफ़ी पढ़ाया। हम दोनों को पढ़ाए और दोनों को बेंगलोर ही रख के पढ़ाए। भी एलएलबी की है तो बेंगलोर से, और बेटा भी बीटेक किया है तो बेंगलोर से ही किया है। तो पढ़ाई में कोई यही सब में कोई डिफरेंस नहीं, जिसको जहाँ पढ़ने का इच्छा हुआ वहाँ पढ़ाए। कभी भी भेद आपने ऐसा कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं। आजकल देखा जाता है कि लड़के से ज़्यादा लड़कियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। बिल्कुल आप क्या समझते हैं? बिल्कुल। अभी जो न्यायिक सेवा का जो रिजल्ट आया उसमें देखिए, ऊपर से टॉप से लेकर 50 तक में 40 लड़कियां हैं, 10 ही मेल हैं, और ओवरऑल 153 में 75 लड़की है। लड़कियों का संख्या तो हर जगह बढ़ रहा है। कोटा से ज़्यादा 33% अगर है, जैसे आरक्षण है
लेडीज़ के लिए। तो यहाँ तो 50% के लगभग में पास आउट हुई। अन्य अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों पे दबाव मत बनाइए, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाइए। शुरू से थोड़ा एकांत प्रिय थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ गैदरिंग में ही रहना पसंद नहीं करती थी। और मुझे बताया कि मतलब पहले तो साइंस की स्टूडेंट थी +2 तक, लेकिन उसके बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, लॉ की तरफ इसका झुकाव हो गया। और लॉ में भी करने के लिए मतलब न्यायिक सेवा में हम जाएंगे। और ये प्रशासनिक सेवा से इसकी रुचि नहीं थी। और जैसा नाम है निश्चय, उसके अनुसार इसमें भीतर से भी था कि निश्चय कर लिया है तो कर लें। लॉ भी करने के बाद बहुत सारे इसके दोस्त जो थे कॉरपोरेट में चले गए, अच्छा पैकेज मिला उन लोगों को। उस दिन वहाँ जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ लेक्चरशिप के लिए भी इसको बुलावट हुआ, लेकिन कहे कि नहीं, हमको न्यायिक सेवा में हम जाएंगे। दबाव मुक्त काम करने का नेचर था इसका। और प्रशासनिक वगैरह में थोड़ा है कि ना चाहते हुए भी आपको कुछ करना पड़ता है, जिनको कुछ समझ नहीं है वो भी आपको कुछ बोल के चले जाएंगे। और इस मेंटिलिटी के नहीं थी, इससे डिफर थी कि जो है रास्ता बना हुआ है, जो उसी के अनुसार हम चलेंगे। और सोचते कि इंटरव्यू में जो वहाँ गोल्ड मेडल इसको मिला था, उसमें जस्टिस नेबुल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के शाह और एक बेला त्रिवेदी थी। तो शाह जी ने इनको बोला था, जस्टिस शाह जी होने बोल कि तुम बेल या बेंच में आओ, बार या बेंच में आओ। तो उसी के चलते जो है इसका फिर हुआ, लगातार जो चलते रहा, उसमें भी थोड़ा ईश्वर की कृपा रहती ही है, क्योंकि सब जगह ये इसका क्लियर होते गया। एक पीएचडी कर रही थी तो एक पीछे से बॉक था कि ठीक है, अगर इसमें नहीं हुआ तो हम रोड पर नहीं आएंगे, हमको लेक्चरशिप तो मिल ही जाएगा। पढ़ी, अपना मेहनत की और उसका फल भगवान ने दिया। खुशी है? बहुत खुशी है। निश्चय, सबसे पहले आपको न्यायिक सेवा में आने के लिए बहुत सारी बधाई। और मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ तक का सफ़र जी, आपने कैसे तय किया? सफ़र लंबा था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सफ़र का फल रिज़ल्ट के रूप में मिल गया। तो सफ़र तो मेरी मतलब जो भी प्रारंभिक शिक्षा हुई 12th तक डीएवी पब्लिक स्कूल और यही औरंगाबाद से ही पूरी हुई। और 12th तक तो मेरा साइंस स्ट्रीम था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये रुचि था कि लॉ में ही आना है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ एडमिशन लिया जाए, इस पर चर्चा चली तो पूरे घर वालों का यही सहमत था कि बैंगलोर ही शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मेरे अंकल आईटी सेक्टर में है वहाँ, और उनके गाइडेंस में रह के एक अच्छा एक्सपोजर और पढ़ाई दोनों मिल सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो फिर 2016 में 12th पास आउट करने के बाद मैं बैंगलोर में केली लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज में एडमिशन ली। वहाँ भी थोड़ा स्ट्रगल रहा, क्योंकि थोड़ा अलग कल्चर, साउथ कल्चर में रहना, बहुत कुछ लेकिन सीखने को मिला। एक्सपोजर, पढ़ाई का भी एक्सपोजर, इंस्टीट्यूशन से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ मुझे मेंटोरिंग बहुत अच्छी मिली। 3rd ईयर आते आते मुझे समझ में आ गया, क्योंकि काफ़ी मैंने इंटर्नशिप्स भी की। लॉ फॉर्म में भी मैंने इंटर्नशिप की, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, लिटिगेशन मतलब एडवोकेट, प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स के अंदर। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है। मुझे कॉर्पोरेट फील्ड नहीं जाना, मैकेनिकली वो भी अपने में एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी फ्रेंड्स मतलब 90% ऑफ फ्रेंड्स मेरे आज के डेट में कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एक अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। और मैं भी प्लेसमेंट में बैठती तो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी मिल जाती। लेकिन ये क्लियर हो चुका था 3rd 4th ईयर आते आते कि जुडिशियल सर्विस का ही एग्ज़ामिनेशन देना है। लेकिन बैंगलोर में अब ये माहौल नहीं था कि पीसीएस का माहौल, लेकिन फिर भी मुझे एक गुरु के रूप में वहाँ एक हर्ष प्रताप सिंह हमारे सर थे, जो मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाते थे, उनका गाइडेंस मिला, काफ़ी मेंटोरिंग मिली उनकी। और काफ़ी मैंने अपना पढ़ाई, बेयर एक्ट्स को पढ़ना, लॉ को समझना स्टार्ट करीब करीब कर दिया था। पर ये उस समय ये सोच नहीं था कि जुडिशरी में अपीयर होना है कि नहीं, लेकिन मैंने सारे लॉ सब्जेक्ट्स को अपने कॉलेज में ही कंप्लीट कर लिया था।
कोई ऐसा डाउट नहीं छोड़ा था कि कैसे क्या होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब मुझे आ गई थी। अब उसमें बाकी और इन डेप्थ क्लैरिटी के लिए आगे काम करना था, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आई वॉज वेरी क्लियर एंड साउंड कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं लॉ में। और गॉड ग्रेस उसका फल भी मिला। और KSLU दैट कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में मैं रैंक होल्डर भी बनी। उसके बाद फिर अब दूसरा पड़ाव आता है कि अब लॉ कॉलेज पास कर लिए, अब जुडिशरी की तैयारी करनी है, क्या करना है। तो उस टाइम न्यायिक सेवा की 32वीं वैकेंसी आउट नहीं हुई थी और कोविड भी था। तो समय का सदुपयोग करते हुए मैंने हायर एजुकेशन को परस्यू किया। मैंने क्लैट की एग्ज़ाम को निकाल कर और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर में एडमिशन लिया। और वहाँ से मैंने 2022 में मेरी LLM कंप्लीट हुई। और वहाँ भी अलमाइटी का आशीर्वाद रहा और मैं गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ से निकली। गोल्ड मेडल मुझे मिला हाईएस्ट स्कोरर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। फिर स्टिल कोई वैकेंसी नहीं थी और 3-4 महीने पहले, वैकेंसी आने के पहले नेट JRF का एग्ज़ाम होता है, तो मैंने वो भी क्वालिफाई कर लिया, नेट और JRF को। और उसके बाद दिसंबर 2023 में प्रीलिम्स की वैकेंसी आ गई थी, तो मैंने एकदम से उसको फॉर्म को डाला, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की। और काफ़ी शुरुआती दौर पे मुझे लॉ सब्जेक्ट्स में तो नहीं, लेकिन GK GS में कठिनाई रहा कि GK GS मेरा कमज़ोर था, उस पर मुझे काफ़ी काम करना पड़ा। मैंने कुछ बुक से, कुछ गाइडेंस से, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ से, मैगज़ीन से, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, ये सबको पढ़ के और समझने की कोशिश में, मतलब उस पर काफ़ी काम, मुझे लॉ सब्जेक्ट से ज़्यादा GK GS में काम करना पड़ा, क्योंकि बिहार में GK GS का एक मेजर चंक 250 मार्क्स आपका मेंस में GK का होता है, जो कि अपने में काफ़ी बड़ा वेटेज कैरी करता है। तो GK GS डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है बिहार और UP जैसे स्टेट्स के लिए। तो GK पे मुझे काफ़ी काम करना पड़ा। और बिहार काफ़ी अपने में एक ऐसा स्टेट है जिसमें काफ़ी सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है। टोटल आपको करीब करीब प्रीलिम्स में 19 से 20 लॉ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और GK भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारे आ जाते हैं। साइंस में आपको साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो साइंस स्टूडेंट होने के बाद भी लेकिन एक कनेक्शन तो टूट ही गया था 5-6 साल लॉ में आने के बाद, लेकिन साइंस फिर भी मेरी बेहतर थी GK की अपेक्षा। और लेकिन फिर भी उस पर मेहनत किया, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद मैंने अपने नंबर को जोड़ा और मैं श्योर थी कि प्रीलिम्स हो जाएगा। तो कॉन्सिक्वेंटली मैंने फिर मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मेंस में आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखने पड़ते हैं बिहार में, और एक कंपलसरी पेपर होता है और एक GK GS का पेपर होता है। तो मेरी मास्टर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से थी, तो मेरा एक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का था, और बाकी 2 जो वैकल्पिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने मैंने इच्छा के अनुसार जो मुझे सही लगा मैंने चुना। फिर मेंस में भी काफ़ी थोड़ा आपको इस जर्नी में पेशेंस भी रखना पड़ेगा। मेंस की रिज़ल्ट आते आते 8 महीने हो गए, तो 8 महीने में क्या किया जाए ना किया जाए, तो थोड़ी बहुत मैंने एक मेंटोरिंग भी दी क्लैट एस्पिरेंट्स को, जो मेरे पर्सनल संबंधित लोग थे, जो जान परिचित के थे कि कैसे तैयारी किया जाए नहीं किया जाए। तो मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते रखते 1-2 घंटे का उन्हें गाइडेंस भी दे दिया करती थी कि कैसे आगे क्लैट की प्रिपरेशन में कैसे नंबर लाया जाए, क्या पढ़ा जाए। और ये होते होते 8 महीने बीते और फिर फाइनली मेंस का रिज़ल्ट आया। मेंस के रिज़ल्ट के आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा हो गया कि इंटरव्यू कर लिया जा सकता है, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस का बोर्ड फेस करना है। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो डर बहुत था, काफ़ी था कि इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, मैं बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि इंटरव्यू का आपका कोई सिलेबस नहीं है। तो इंटरव्यू फिर फाइनली इंटरव्यू मेरा काफ़ी बढ़िया रहा। बोर्ड बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड थे। और इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। ये आप कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप कितने इंस्टेंटली आप किसी चीज़ का रिप्लाई रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो वो एक्सपर्ट बैठे हुए रहते हैं, वो आपको इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे वो आपको जज करते हैं, समझते हैं। तो इंटरव्यू भी मेरा करीब करीब 12 से 15 मिनट चला, और इंटरव्यू निकलने के बाद एक पॉजिटिविटी थी, बट फियर था क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और सीट्स भी इस बार कंपैरेटिवली कम थी, 153 सीट्स। तो सब पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं पढ़ रहा है।
आज जिनका 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया वो भी उतना ही प्रिपरेशन की और मेहनत की जितना मैंने किया। तो इक्वली सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ने वाले ही वहाँ पहुँचे। ये हमेशा डर था, लेकिन फाइनली घर का सपोर्ट रहा और सब भगवान का सपोर्ट रहा, आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा। और फाइनली 28 नवंबर को रिज़ल्ट आया और उसमें अपना रैंक देखकर फिर खुशी मिली, मुझे काफ़ी खुशी मिली। क्या सफलता का कोई शॉर्टकट भी है? नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर ये कोई करता है तो फिर उससे दिक्कत, सेटबैक मिलेगा ही मिलेगा। एक लाइन ही है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको एक डिसिप्लिन और एक परसिवरेंस, कंसिस्टेंटली आपको एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। फेस्टिवल आएंगे उसको छोड़ना पड़ेगा। आप गैदरिंग, फैमिली फंक्शंस या थोड़ा सोशल मीडिया साइट्स जो आजकल है उसको भी मतलब थोड़ा सेक्रीफाइस कुछ दिनों के लिए करना पड़ेगा, ताकि जो आप ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं वो हो जाए। क्योंकि एक बड़े सक्सेस के लिए छोटा छोटा सेक्रीफाइस तो मतलब मांगता है, तो कोई शॉर्टकट नहीं। आने वाले युवाओं को क्या संदेश देंगे? आने वाले युवा खुद में बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूकता बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। फीमेल कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स दोनों में ही अब जागरूकता बराबर रूप से बढ़ चुकी है। और वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं आज के युवा। उन्हें बस एक कोच की ज़रूरत है और वो खुद ही अपना ड्रीम पूरा कर लेंगे। तो बस थोड़े डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने एम को और अपने पाने के लिए एक डिसिप्लिन लाइफ में थोड़ा अपने लॉ कॉलेज में ही अच्छे से सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिए, ताकि आगे जाके आपको मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि एक बार आप कॉलेज से पास आउट हो जाइएगा तो काफ़ी मुश्किल है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को निकाल कर पढ़ पाइएगा। तो अपनी पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को पहले ही इतने अच्छे से कर लीजिए कि बस वैकेंसी आने के पहले अपने नोट्स को तैयार कीजिए और अपीयर होइए और फर्स्ट गो में ही क्लियर कर लीजिए। बीइंग ए महिला जज, जी, महिला उत्पीड़न को किस रूप से देखेंगी? हमारे लॉज बने हुए हैं और अच्छे लॉज हैं हमारे। और बाकी न्यू लॉज भी आ गए, 1 जुलाई से इन्फोर्समेंट हो गया, जिसमें काफ़ी गुड चेंजेस और वेलकमिंग चेंजेस भी पाए गए हैं कि ईजिली जस्टिस जल्दी क्विक हो, डिस्पोजल रेट बढ़े, इसके लिए बहुत ध्यान दिया गया और काफ़ी न्यू प्रोविजंस भी ऐड हुए हैं। महिलाएं अपने में इतनी जागरूक हो रही हैं, हर एक सेक्टर में, फील्ड में निकल के आ रही हैं, तो इसका यही मतलब समझते हैं कि अब वो किसी भी तरीके से, कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंस हो या फिर किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी वो खुद में नहीं बर्दाश्त करेंगी। क्योंकि अब सब में ये समझ आ चुकी है कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं कि अगर बाकी महिलाएं कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो किसी भी तरीके से कोई उत्पीड़न और इस तरह की समस्या मुझे नहीं लगती है कि आने वाले दिन में किसी भी महिला को फेस करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो खुद में ना मजबूत हों। तो हर एक महिला अपने में बहुत पूरे तरीके से सब्सटेंशियली बिल्कुल ही मतलब फियरलेस है और हर एक महिला कर सकती है। SC/ST एक्ट का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, तो क्या न्यायिक प्रक्रिया में आने के समय में जब केस कोई उस तरह का आएगा तो वो पता चल पाएगा कि हाँ, इस अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है? एक तो पहले हमारे पास अभी 1 साल की हमें ट्रेनिंग भी मिलेगी। ट्रेनिंग में भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा, बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगा और सिंसियरली उसको मैं सीखने की कोशिश करूँगी। और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंट गाइडलाइंस भी हैं कि इस तरह के केस आए तो क्या चेकलिस्ट आपको देखना है, किस तरह से केस को हैंडल करना है, तो क्या ऑनरेबल कोर्ट्स की प्रेसिडेंट हैं और क्या गाइडलाइंस हैं, इसको देखते हुए, सीनियर का गाइडेंस लेते हुए और ट्रेनिंग में जो भी सिखाया गया है उसको देखते हुए, सबको समझते हुए भी जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा लेजिटिमेटली, जो मुझे मेरे ड्यूटी का जो भी डिमांड है उसको मैं 100% अच्छे से पूरा करूँगी।